तो आज की क्लास बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से फेस टू फेस होने वाली है, बोर्ड पर होने वाली है। और इस क्लास का रिस्पांस आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको फर्दर क्लासेस कैसे चाहिए। जो आज क्लास होगी ऐसे चाहिए जिसमें फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस नहीं, बाई फेस मैं आ रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, ऐसी क्लासेस, या जैसे अब तक होता आया है कि स्क्रीन पर आपको नोट्स मिल गए और बैकग्राउंड में मेरी वॉइस आ रही है, वैसी क्लास चाहिए। ये चीज़ें आप हमें कमेंट में बताइएगा, देन हम आगे वैसे ही क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। फोर्थ सेमेस्टर में जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में फोर्थ सेमेस्टर में एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो पेपर है वो ये क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम DSM-5 से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। और ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि अब तक आपके जो सीनियर्स थे वो आउटडेटेड सिलेबस पढ़ते आ रहे थे, वो DSM-4 के अकॉर्डिंग, जबकि DSM-4 आया था 1994 में। 1994 वाला सिलेबस अब तक चल रहा था। DSM-4 TR भी आया 2000 में, लेकिन जबकि DSM-5 आ गया था 2013 में ही, बट अभी वो पूरी तरीके से सिलेबस का पार्ट नहीं बना था। लेकिन इस बार जो सिलेबस है उसमें हम जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको कवर करेंगे DSM-4 के अकॉर्डिंग, सॉरी DSM-5 के अकॉर्डिंग। 4 के अकॉर्डिंग तो हम कर रहे थे, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग करेंगे और इसमें हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा DSM के बारे में जान लेते हैं। आपने पहली क्लासेस देखा होगा, अब तक इससे रिलेटेड 4 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। और एक बात और बता दूं कि कुछ लोग को लग रहा होगा कि नहीं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट तो अवेलेबल है, वहाँ पर 45 वीडियो हैं और आपको तो सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो सिलेबस है, जो वीडियोज़ हैं, वो DSM-4 के अकॉर्डिंग वो वीडियोज़ बनाए गए थे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में DSM-5 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से एक बैच प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें आपको DSM-5 के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी। और ये वीडियो MA के स्टूडेंट्स, नेट के स्टूडेंट्स, UP PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें और थोड़ा सा पहले बात करते हैं DSM के बारे में। DSM जिसका पूरा नाम है डायग्नोस्टिकल स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कहीं कहीं पर इसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि इसको बनाया गया था APA के द्वारा। अब APA का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बात करते हैं कि ये DSM की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा हर जहाँ पर भी, ज़्यादातर जगह पर DSM बताया गया, उसका फुल फॉर्म बता दिया गया, बस। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो बताया गया डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी ये क्या करता है, डायग्नोस करता है। किसको डायग्नोस करता है? मेंटल डिसऑर्डर को। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको मैं ले जाता हूँ आपकी प्रैक्टिकल्स की तरफ। जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल आपने किए होंगे। इसमें मान लीजिए कि पर्सनालिटी का प्रैक्टिकल है, पर्सनालिटी का इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का प्रैक्टिकल है। तो जब आप प्रैक्टिकल के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उसमें क्वेश्चनायर फिल करते हैं, तो क्वेश्चनायर में जब आपने क्वेश्चनायर फिल कर लिया, फिर आप स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के बाद आपको एक आंकड़ा प्राप्त होता है। तो क्या उस आंकड़े के आधार पर बता देते हैं कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है? नहीं ना। उस जो डाटा प्राप्त हुआ, चाहे वो +15 आया हो, चाहे +10 आया हो, चाहे -0 आया हो, -5 आया हो या 0 आया हो, कुछ भी आया हो, उसको, उस आंकड़े को फिर आप कहाँ पे मैच करते हैं? आप उसके लिए फिर जाते हैं मैनुअल की तरफ, जो आपकी निर्देशिका होती है, मैनुअल होता है, उसकी तरफ आप जाते हैं। फिर वहाँ पर आप जब मैच करते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन सा जो अंक आया है, जो स्कोर आया है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। सेम वही काम यहाँ पर DSM का है। DSM क्या करता है? वो डायग्नोज करता है मेंटल डिसऑर्डर को। अब डायग्नोज क्या है? तो आप इसको मेडिकल टर्म से थोड़ा जोड़ कर देखें कि जैसे मेडिकल पे जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको जाड़ा
ठंड लग रही है और ठंड लग के जाड़ा लग के बुखार आ रहा है, ठंड भी लग रही है और बुखार भी है। अब डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर ऐसे ही आपको दवाई नहीं दे देता ना, डॉक्टर आपसे लक्षण पूछता है और आपके लक्षणों के आधार पर वो एक डायग्नोस तैयार करता है, वो एक निदान तैयार करता है। अब अपने सिम्टम्स बताए कि मुझे सर ठंड लग रही है और बुखार भी आ रहा है, तो वो मैच करता है, जो उसने उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वो मैच करता है और बताता है कि हाँ यानी आपको ये है तो इसका मतलब आपको मलेरिया है, क्योंकि मलेरिया के सिम्टम्स सेम आपके सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं। अब वो कहाँ से बता दिया, उसने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं। ऐसे ही जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो DSM का यूज़ करते हैं। DSM के अंदर सारे डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, उनके सिम्टम्स के बारे में बताया गया है, उनकी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। तो जब वो किसी पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी के आधार पर फिर उस जानकारी के वहाँ पर DSM के अंदर देखते हैं और ये बताते हैं कि आपको ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम है। तो DSM का समझ में आया। DSM का काम क्या है कि ये एक मैनुअल है, जैसे आप प्रैक्टिकल करने के लिए मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं, बस सेम ऐसे ही एक मैनुअल है। अंतर कितना है कि आपके प्रैक्टिकल का मैनुअल बहुत पतला सा होता है, क्योंकि हम उसमें एक पर्सनालिटी मतलब किसी एक डायमेंशन को देखते हैं या एक क्वालिटी को देखते हैं। इसमें सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो ये मैनुअल थोड़ा सा मोटा है। ठीक, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जल्दी जल्दी एक बार इसकी शुरुआत को देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं। तो DSM जो फर्स्ट है वो आया था 1952 में। देन उसके बाद इसका रिवाइज़न होता रहा है। DSM सेकेंड आया 1968 में, DSM थर्ड आया 80 में, फिर DSM 4 1994, DSM 4 का फिर रिवाइज वर्जन आया 2000 में, और देन एक चेंज देखिए, DSM जो 5 आया 2013 में। अब तक क्या था, DSM को सिर्फ APA के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, पब्लिश किया जाता था APA के द्वारा, लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें APA के साथ साथ WHO भी इन्वॉल्व हो गया। अब WHO ने किसको प्रकाशित किया था इससे पहले, तो जो आपका ICD है, ICD लेटेस्ट वर्जन ICD 11, तो ICD किसके द्वारा, WHO के द्वारा प्रकाशित होता था और DSM APA के द्वारा। लेकिन जो DSM 5 आया उसमें APA और WHO दोनों ने मिलकर इसका प्रकाशन किया। ठीक, और इसमें आपने देखा होगा एक चेंज कि यहाँ पर देखिए DSM 4 रोमन में लिखा हुआ है और DSM 5 कैसे लिखा हुआ है, अरेबिक में। DSM 5 अरेबिक में लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों है, ये कई बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा है कि DSM 5 कैसे लिखा गया है, तो ये DSM 5 अरेबिक में लिखा गया है या अंक गणित में कह सकते हैं कि लिखा गया है। तो इसके लिखने का बेनिफिट इतना है कि जैसे आगे चल आपने देखा होगा कई बार आप बुक पढ़ते हैं कोई बुक, तो उसमें लिखा रहता है बुक चैप्टर नंबर 5 और उसके बाद अंदर के जो टॉपिक होते हैं उनको 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे करके उसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है। तो अगर हम रोमन में लिखेंगे तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अरेबिक में हम आसानी से 5.1 ऐसे करके आराम से लिख सकते हैं। देन अभी लेटेस्ट वर्जन लास्ट ईयर आ चुका है DSM 5TR टेक्स्ट रिवाइज, जो कि मार्च 2022 में आया है। तो ये हो गई DSM के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं और DSM 5 में मेन जो नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं, जो इंक्लूड की गई हैं, उनको देखते हैं। तो DSM 5 के अंतर्गत मनोविकारों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और उनसे संबंधित कसौटियों के बारे में बताया गया है। DSM 5 में किसके बारे में, मनोविकारों के लक्षणों के बारे में, उससे संबंधित कौन कौन सी क्राइटेरिया है, सिम्टम्स, क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। लेकिन DSM 5 में एक और चीज़ ध्यान दें, तो DSM 5 में जो DSM 4 का मल्टी एक्सियल था, जो मल्टी डायमेंशन वहाँ पे थे, जैसे 5 एक्सेस थे, तो उन 5 एक्सेस को यहाँ से हटा दिया गया है। DSM 5 में अब एक्सेस का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ पर कोडिंग सिस्टम लाया गया है। और कोडिंग सिस्टम कहाँ से लाया गया है, तो ICD-10 जो है आपका,
सेम ICD-10 की कोडिंग सिस्टम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, मतलब और इसी वजह से आपने देखा कि WHO और APA दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो ICD के जो कोडिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर लागू किया गया है। और एक और चीज़ हम ध्यान दें तो DSM-5 में आपका ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, किसी भी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मेंशन है। और यही रीज़न है कि जो आपका सिलेबस है, तो आपके सिलेबस में भी जो इससे पहले के सिलेबस थे उसमें ट्रीटमेंट का भी टॉपिक रहता था कि ये डिसऑर्डर है, इसके ट्रीटमेंट भी बताइए। बट अब आप सिलेबस देखिए तो उसमें ट्रीटमेंट हटा दिया गया है, ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें DSM मनोविकारों के से संबंधित, उनके उपचार से संबंधित कोई भी सूचना या गाइडलाइन नहीं है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा DSM-5 में अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो DSM-5 में कुल टोटल 312 मनोविकार बताए गए हैं। 312 डिसऑर्डरों का उल्लेख है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या किया गया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है कि जो असामान्यता का अर्थ है, एबनॉर्मलिटीज़ का जो मीनिंग है, उसके अर्थ को परिवर्तित किया गया है। क्यों परिवर्तित किया गया है, तो इसको जानने के लिए आपको इसके लास्ट सेकंड टॉपिक को भी देखना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट को, कि सांस्कृतिक कारक जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उनको भी मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात चिकित्सक को व्यक्ति का जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मूल्यांकन करते समय उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब अगर हम एबनॉर्मल बता रहे हैं किसी पर्सन को तो हम ये केवल उसके बिहेवियर को देख के एबनॉर्मल तो बता रहे हैं, बट उसके बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है इसको भी देखना पड़ेगा हमें। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक चाइनीज़ लेडी है। अब चाइनीज़ लेडी बता रही है कि उसका जो हस्बैंड है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के पास गई और वो बता रही है कि उसका जो हस्बैंड है वो ड्रैगन की तरह है। अब अगर कोई अमेरिकन पर्सन या कोई इंडियन पर्सन, मान लीजिए वो इंडिया में आई है, तो इंडिया में ड्रैगन को एक खतरनाक मानते हैं कि ड्रैगन बहुत खतरनाक होता है। ठीक, लेकिन चाइना में यह ड्रैगन को एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, उसको अच्छा माना जाता है। तो वो कहना क्या चाह रही है, अब आप इस तरीके से देखेंगे तो क्या, अगर हम उसके कल्चरल बैकग्राउंड को हटा दें तो अब तो हम सोचेंगे कि यार यानी इसका जो हस्बैंड है वो एबनॉर्मल है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे इंक्लूड की है कि आप एबनॉर्मल किसी को ऐसे नहीं बता सकते। उसके लिए ये देखना है कि जो पर्सन की जो बिहेवियर है और उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो दोनों में कितनी समानता है। ठीक, अगर वो अपने कल्चर के हिसाब से सही चीज़ें बता रहा है तो आप उसको एबनॉर्मल में नहीं रख सकते। वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा कई बार जो डिसऑर्डर्स होते थे DSM-4 में कि वो बता देते थे कि ये डिसऑर्डर शरीर की वजह से हुआ शारीरिक विकार है, ये मानसिक विकार है, मतलब मन और शरीर को अलग अलग करके देखा जाता था। लेकिन DSM-5 में मानसिक और शारीरिक रोगों को काफ़ी हद तक, जो मानसिक रोग होते हैं उनके शारीरिक कारणों और मानसिक कारणों को मिलाकर देखने की कोशिश की गई है। ठीक, इसके अलावा DSM-5 में जेंडर डिफरेंस, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें जेंडर की क्या भूमिका है, मतलब मेल फीमेल में जो अंतर होते हैं इनको भी महत्व दिया गया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो आज ये छोटा सा क्लास DSM के बारे में और इसमें जो DSM-5 के बारे में नई नई चीज़ें हैं उनको देखा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट ऑफ DSM-5, मतलब जो जो मेजर चेंजेस हुए वो यहाँ पर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए आपको एक बार मुझे बताना होगा कि आपको कैसी क्लास पसंद है, इसीलिए आज की क्लास में छोटी रख रहा हूँ। पहले आप अपने रिस्पॉन्स दीजिए, देन हम नेक्स्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं
इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।